हेलो एवरीवन। तो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th की एनसीईआरटी, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और इसमें हम 4 लेसन कवर कर चुके हैं, है ना। 4th लेसन कवर कर चुके हैं, ये 5th लेसन है। और इसी सीरीज में हम आगे भी कवर करते चलेंगे। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रहेगी। और जैसे कि रेलवे, है ना, एसएससी एंड स्टेट एग्जाम कोई भी हो जिसमें भी साइंस आती है, वो सभी के लिए ये एक अच्छी सीरीज रहेगी। इसमें हम लेसन 4 कवर कर चुके हैं। लेसन 5 इसी तरह लेसन 6 ले लेंगे। लेसन 5 जो है वो है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले पढ़ना है कोशिका के बारे में। पूरा चैप्टर जो है कोशिका के बारे में रहेगा, मतलब पूरी चीज़ें इसमें हम डिटेल में कवर कर ली जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो रॉबर्ट हुक है, तो जो रॉबर्ट हुक है वो सबसे पहले एक पतली कॉर्क की पतली काट पर एक अवलोकन करते हैं, ठीक है, जिसमें वे छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखते हैं, ठीक है। इनकी संरचना जो है मधुमक्खी की छत्ते की तरह, मतलब कुछ इस तरीके से देखते हैं, है ना। जैसे कि ऐसे छोटे छोटे से छत्ते की तरह, ऐसे इस तरीके से कॉर्क दिखते हैं उन्हें सबसे पहले। और कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने खुद ही सूक्ष्मदर्शी बनाया, उससे सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। क्या कहा? जो ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ उन्हें देखने को मिले, उन्होंने जो क्या कहा, सेल कहा, कोशिका कहा। लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। ये 1665 में जो है उन्होंने कोशिका की खोज की, ठीक है। कोशिका की क्या की? खोज की। और उन्होंने कहा इसको एक पतले अवलोकन कार्ड पर देखा, ठीक है। उनकी एक बुक है माइक्रो बायोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया, जहाँ उन्होंने एक मृत सेल, तो ये जो सेल खोजी थी उन्होंने कैसी थी, एक डेड सेल थी, ठीक है। ये डेड सेल खोजी हुई थी उन्होंने। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में बहुत आगे होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज हमें लग सकता है कि ये तो क्या है, छोटी सी देख ले तो क्या हुआ, लेकिन उस समय इस चीज़ को देखना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो इवेंट था, ठीक है। और इस बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, बायोलॉजी के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट था। ये इस प्रकार सबसे पहले हुक ने सजीवों में अलग अलग, मतलब हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो सबसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको देखा, कोशिका की खोज की, ठीक है। उनकी बुक है माइक्रोग्राफिया। उन्होंने उसमें बताया है कि सबसे पहले कौन सी सेल देखी थी, डेड सेल। ये मतलब जो उन्होंने एक पतली कॉर्क कॉट में देखा ना, काट में, एक प्रकार की डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल, मृत कोशिका देखी थी उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या देखेंगे? मृत कोशिका देखेंगे। मृत कोशिका का पता लगाया उन्होंने। इसी प्रकार में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जिससे कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, जो ये आपने संरचना देखी क्या है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये कोशिका देखी ना, उन्होंने सभी एक ही जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क कंद बनाते हैं। जैसे कि प्याज, जैसे प्याज के छोटे छोटे छिलके नहीं होते, छोटे छोटे एक पर एक पर एक ऐसे लगे रहते हैं, वो इसी प्रकार से देखते हैं। उसको कहते हैं कि क्या बनाते हैं, एक सल्क कंद बनाते हैं। जैसे कि प्याज, इस क्रिया से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली कोशिका में एक समान है। प्याज के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचना जो हम देख रहे हैं, ये सल्कन की मूलभूत इकाइयां हैं। क्या है? मूलभूत इकाइयां हैं, इसको याद रखेंगे। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमने अपने आसपास देखे हैं, वे सभी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं। तो सभी जंतु हम देखते हैं वो किससे बने हैं? सभी जंतु या आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सभी किसकी बनी हुई हैं? ठीक है, कोशिकाओं से बनी हुई हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को, कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आवर्तक लेंस की खोज हो गई, किसकी खोज हुई?
आवर्त समय। उसके बाद क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। इससे पता चलता है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे कि अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कैसे कहते हैं, याद रखना कि यहीं से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव, जैसे कि एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि निम्न में से कौन एक कोशिक जीव है। ठीक है, एक कोशिका मतलब एकल कोशिका होती है उनमें, एक कोशिका से ही संपूर्ण बना होता है। एक कोशिक जीव है, एक कोशिका जीव है। तो उन्होंने ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और उनमें से एक हो सकता और 3 नहीं हो सकते, या चारों ही ऑप्शन में दे देंगे और कहेंगे निम्न में से कौन सा नहीं है। एक नहीं वाला 3 मार्क की देखे, जैसे कि अमीबा। तो याद रखना है, लिख लीजिए आप लोग, है ना। क्लेमिडो मोनास, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, और बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारी चीजें हमें जानकारी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। ठीक है, और विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसी कुछ उदाहरण जैसे कवक, पादप, जंतु। क्या हम कह सकते हैं कुछ एक कोशिक जीवों में मतलब जीवों के विषय में पता कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक एक कोशिक बहुकोशिक जीव में एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। प्रत्येक बहुकोशिक जीव किससे बना हुआ है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। कोशिकाएं विभाजित हो जाती, विभाजित होकर अपनी जैसी ही कोशिकाएं फिर बना देती। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ना कि प्रत्येक कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, इसको किसने कहा था, इसको बिरचू ने कहा था। ठीक है, वैज्ञानिक है, तो उन्होंने इसको बताया था कि प्रत्येक कोशिकाएं जो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, जैसे उन्होंने इसी को लिखा था ओमनी सेलुला। ठीक है, ओमनी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती उत्पन्न कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, बाकी इसको ये इसमें जो ये ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्टोक ने लगाया 1665 में, हम इसको लिख चुके हैं। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली कांच में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक है, फिर ल्यूवेनॉ का ल्यूवेनॉ कितने 1674 1674 सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब में, कहाँ पे, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का क्या लगाया, पता लगाया। तो जो अब कोई पूछे कि मृत सेल, तो हमने देखा मृत कोशिका किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। अब फिर कोई पूछे कि लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल सजीव कोशिका। ठीक है, सजीव कोशिका हम कहेंगे किसने खोजी, ये ल्यूवेनॉक ने खोजी है। ठीक है, तो ल्यूवेनॉक ने खोजी है। और कहाँ से खोजी उन्होंने, इसके ये कहाँ देखा था उन्होंने, तालाब में इस चीज को देखा था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ल्यूवेनॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, जनक भी कहा जाता है। और लिविंग सेल लिखवाई दिया, बताई दिया। और ब्लड सेल की भी खोज किसने करी थी, ल्यूवेनॉक ने की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। उनके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने इसमें दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाते हैं। तो न्यूक्लियस इन सेल, कोशिका में न्यूक्लियस का पता कौन लगाते हैं, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं जेई पुरकिंजे, जो कि 1839 में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का पता लगाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का फ्लूइड है, सब्सटेंस है इन सेल में। ठीक है, सेल में एक प्रकार का मतलब द्रव प्रकार का पदार्थ, जिसे अपन जीव द्रव कहते हैं, उसका पता लगाया जेई पुरकिंजे ने 1839 में। उसके बाद उन्होंने इसको नाम दिया है जीव द्रव, जो हम की यहाँ प्रोटोप्लाज्मा लिखा हुआ है। दो जीव वैज्ञानिक और है, एम श्रीडान है 1838
और टी स्वाइन 1839 में कोशिका के सिद्धांत का। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? टी स्वाइन और एम श्रीडान ने, ठीक है। और कोशिका के सिद्धांत के विषय में उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कोशिका मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। और सभी कोशिकाएं सभी उन्होंने लिखा हुआ इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सभी ऑर्गेनिज्म so all organism they are made up of cell, ठीक है। तो सभी जो जंतु या जो पौधे या जो जंतु और पौधे हैं सभी तो किससे बने हुए हैं? वो कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ऐसे पूछा जाता डायरेक्ट, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो हम कहेंगे जी पुरकिंजे ने दिया है। इसके बाद हमने बिरचो के बारे में आपको बताया कि बिरचो ने क्या बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सभी ऑर्गेनिज्म सभी अंग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। फिर बिरचो ने कहा कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कोई कोशिका है तो वो उसके पहले वो अपनी जो पूर्ववर्ती कोशिका रही हुई उससे मिलकर ये बाद वाली बनी होगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि बिरचो 1855 में कहते हैं कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी किससे बनी हुई हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई है। फिर 1940 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गया, जिसके बाद संरचना को और एक तरीके से गहन अध्ययन किया जा सका, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने आपके ऊपर बता दिया है कि एम श्रीडान एंड टी साचवान करके ना सेल थ्योरी थी। उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। बच्चों ने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई, जिन्हें हमने कहा कि ओमनी सेलुलाई ई सेलुला। 1940 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गई और इसके बाद क्या हुआ कि हम सेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या है कुछ और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, इसको याद रखना, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटा सेल जो कि माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिन कहते हैं, सबसे बड़ी सेल जो शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ह्यूमन में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो फीमेल एग होती है और ह्यूमन में जो स्मॉलर सेल होती है वो आरबीसी होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है और शॉर्टेस्ट सेल ह्यूमन स्पर्म होती है, इसको याद रखेंगे। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है और लुई पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पास्चराइजेशन मतलब पाश्चीकरण के जो पिता है वो ये नहीं को जनक इन्हीं को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको याद रखेंगे, बहुत जरूरी है ना। इन सारे के सारे जो फैक्ट है इनको याद रखना है कि सबसे छोटी सेल जो कि माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिन, सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग, ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल फीमेल एग एंड जो मनुष्य में स्मॉलेस्ट छोटी जो कोशिका है आरबीसी है। ह्यूमन में जो लॉन्गेस्ट लंबी न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र, इसको तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और ये ह्यूमन स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु मानव शुक्राणु, ये सबसे छोटी है। रॉबर्ट कोच को मॉडर्न बायोलॉजी के जो पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और लुई पास्चर को बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पास्चराइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। पाश्चीकरण के जनक भी कहा जाता है। ये फैक्ट है, इनको इसको याद रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। जैसे कि हो सकता है कि निम्नलिखित, जैसे इन्होंने बहुत सारी तस्वीर बता दी है, जैसे रुधिर कोशिकाएं हो गई, तंत्रिका कोशिका हो गई, चिकनी पेशी कोशिकाएं हो गई, ठीक है, ठीक है, और अस्थि कोशिका हो गई, ठीक है, ये अस्थि कोशिका हो गई, ठीक, और ये अंडाणु हो गया, शुक्राणु हो गए, ये वसा कोशिकाएं हो गई। कोशिकाओं को उनके आकृति तथा आकार के विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकीय अनिवा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक आकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य करती है, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में,
इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करने के लिए होते हैं। इसी मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा अमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोश के जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी कोशिकाएं विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन करना। हर जो एक कोशिकांग है वो अपना काम करेगा। कोशिकांगों के कारण ही एक कोश की जीवित मतलब कोशिका जीवित रहती है, तो वरना एक कोश की कोशिका जीवित भी नहीं रह सकती। किसके कारण? कोशिकांग के कारण। और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूलभूत इकाई बनाते हैं। मूलभूत इकाई बनाते हैं, इसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकांग मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका। तो मतलब यहाँ से एक ये भी बन सकता, कोशिकांग मिलकर क्या बनाएंगे? सभी कोशिकाएं मिलकर कोशिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोशिका बनाएंगे। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कार्य क्या है अथवा किसी। तो यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कोशिका बनाएंगी और कोशिका में एक ही प्रकार की कोशिकांग होंगी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कोशिका किससे बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कोशिका किससे बनी होती है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि कोशिका जो होती है विशिष्ट घटक होती है, जैसे मतलब जो कोशिका मिलकर बनी होती है। तो कोशिका भी थोड़ी देर पहले पढ़ी अपन ने। कोशिका कोशिका की संरचना क्या है, तो अपन ने बताया था कोशिका कैसे मिलेगी। कोशिका जब मिलेगी हमें, जब हम बहुत सारी कोशिकांग कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? कोशिकांगों से मिलकर बनती कोशिका। कोशिकांग क्या होंगे? वो कोशिकांग के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण मिलेंगे। मतलब हर कोशिका में 3 गुण है। कौन कौन से 3 गुण है? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरी है केंद्रक और तीसरी है कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव। हो सकती है कोशिका किनके से मिलकर बनी होती और कह देंगे निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली। अब केंद्रक ये कोशिका द्रव को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है? इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको याद रखेंगे। अच्छा, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप इनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब जो भी कोशिका के अंदर जो समस्त क्रियाकलाप होते हैं वो बाह्य वातावरण से पारस्परिक क्रिया करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ध्यान रखेंगे इसको। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जैसे कि हम यहाँ इसमें देखेंगे, इस वाले तो शायद इसमें नहीं है और देखते हैं इसमें। चलिए थोड़ी देर में देखते हैं इसको, जब दिख नहीं रही। देखो, कोशिका की सबसे बाहरी परत जो यहाँ आपको यहाँ समझ में आएगी, ये सबसे बाहर वाली परत है, उसको कहते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो कि घटक को बाहरी वातावरण से अलग करती है। जैसे ये बाहरी वातावरण हो गया और ये कोशिका हो गई, तो इनके बीच में ये जो है ये कहलाएगी अपनी कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली ऐसी होती है कि वो कुछ को अंदर बाहर और अंदर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली टोटली क्या करती है? बाह्य वातावरण को अंदर के वातावरण से अलग करती है। इसके अंदर एक और होगी जिसे कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है कि थोड़ा बहुत जो पदार्थ है वो अंदर आने देती है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए अपन क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको भी ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका में पदार्थों में गति कैसी होती है? तो ऐसा हो सकता है कि किसको अपन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को अपन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कोशिका में पदार्थों में गति कैसी होती है? तो कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ऑक्सीजन, O2,
कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा जा सकती है। तो मतलब कोई पूछे कि गति कैसे होती है, कोशिकाओं के मतलब कोशिका में पदार्थों में गति कैसे होती है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, कैसे होती है, विसरण द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये विसरण द्वारा अपने आर पार जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की जो है, इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ CO2 एक कोश की अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक होता है। ठीक है, हम पता है जैसे कि हम जो सभी में से जंतु कोशिका में देखें, अपने लोग देखें, क्या करते हैं कि O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो जब ये अंदर लेते हैं तो इसको बाहर निकालना पड़ता है। मतलब इसको बाहर निकालना पड़ता है तो हम समझ गए एक प्रकार की कोशिकीय अपशिष्ट है, इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जो पदार्थ हैं अगर वो कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे कि मान के चलो CO2 है, तो CO2 किसी कोशिका के अंदर ज्यादा होगी और वो एक्सहेल नहीं हो पा रही, तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी सांद्रता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो कोशिका में बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम हो जाएगी। हमने देखा कि जो बाहर से जब CO2 आ रही थी वो अंदर आई, अंदर इसकी मात्रा बढ़ गई तो बाहर मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या होगी, कम होगी। जैसी कोशिकाओं में अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर आएगा उसी समय ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 से बाहर निकल जाएगी। मतलब एग्जैक्ट होगा, देखो ऐसे समझो, ये रही अपना कोई कोशिका का भाग। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से O2 यहाँ पहले से थी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, O2 पहले से थी। ठीक, तो O2 तो थी जब अपन ने इनहेल किया। ठीक है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करेंगे तो CO2 बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ मान के चलो कुछ CO2 पहले से थी। ठीक है, कुछ CO2 पहले से थी। अब चूंकि पारगम झिल्ली है तो इसके बाद से थोड़ा सा अंदर आ गई, CO2 की मात्रा और ज्यादा होगी। CO2 की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होगी, लेकिन जो ये एनवायरमेंट था, पर्यावरण था, पर्यावरण में जो पहले मात्रा थी उससे थोड़ी सी मात्रा कम होगी। तो जब ये CO2 की मात्रा अंदर ज्यादा होगी और बाहर कम होगी, एक प्रकार का ऐसा बैरियर, मतलब एक प्रकार की ढलान सी बन गई। ठीक है, यहाँ उच्च सांद्रता है तो यहाँ पे निम्न सांद्रता है। ठीक है, तो इस कुछ इस तरीके का हो गया ये। ठीक है, तो क्या होगा, अब इस समय अब जैसे अंतर हो गया, यहाँ ज्यादा होगी CO2, यहाँ CO2 कम होगी, तो यहाँ क्या हुआ, अंतर बन गया। ये अंतर क्या करेगा, अब CO2 इस ढलान की तरह बाहर की तरफ निकालेगा। इस तरीके से कोशिका के अंदर से क्या होती है, CO2 बाहर निकलने लगती है। ठीक है, CO2 O2 सेम टू सेम प्रोसेस O2 में रहता है। O2 की जब मात्रा ज्यादा हो जाती तो फिर उसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते, तो गति की दिशा भी हो सकती है। तो गति किस दिशा में करते, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, निम्न सांद्रता की ओर। तो पूछे कोई गति कैसे होती, जैसे कि यहाँ लिख रहे थे अपन कि कोशिका में गति किस तरीके से होती। कोशिका में गति मिश्रण द्वारा होती और उच्च, और दिशा क्या होती है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे तो हम पता चले कि कोशिका में अंदर जो है विसरण द्वारा गति हो सकती है। अच्छा, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली, मतलब जिसे प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका झिल्ली है द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तब जब ये क्रिया वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो क्या कहते हैं, परासरण। वैसे अंदर क्या होती है, विसरण द्वारा। ठीक है, जब पारगम झिल्ली द्वारा होगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, परासरण। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति में घुले हुए पदार्थों की मात्रा भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। तो सेम टू सेम ये जल के लिए भी, गैस के लिए भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वृद्धि करेंगे। जब हम किसी जंतु अथवा पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलय में रखें तो क्या होगा? ठीक है, तो यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु विलयन है, ठीक है, तनु विलयन वाली माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा, तो मतलब तनु विलयन वो विलयन होता, ठीक है, इसमें जल ज्यादा है और जो मिलाने वाला चीज है वो बहुत कम है। ठीक है, जो भी चीज मिलावटी में मिक्सचर करा अपन ने, चाहे शक्कर मिलाई, नमक मिलाया, वो कम है, ये कहलाता है तनु विलयन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो तनु विलयन मतलब जल की मात्रा ज्यादा, शक्कर और नमक की मात्रा कम। ठीक है, रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाए। ठीक है, इस विलयन को, ऐसे विलयन को कहते हैं अपन अल्प परासरण विलयन कहते हैं, जो जरूरी है भैया। ठीक है, ये क्या है, जरूरी है, क्या है कि भैया जल की मात्रा, मतलब तनु विलयन में जल की मात्रा ज्यादा है, तो अब इस तरह के विलयन से जब कोशिका के अंदर जाएगा, मतलब जो जल जाएगा कोशिका के अंदर जाएगा, उसको कहेंगे अपन परासरण, परासरण विधि। परासरण विधि द्वारा जब ये अंदर जाएगा तो इसी को कहा जाएगा अल्प परासरण, अल्प परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसी तरीके का एक और उल्टा होगा इसका। अब इसको पूरा करते हैं। पहले क्या है कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करते रहने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका के बाहर जाने वाली जल की मात्रा से अधिक होगी। तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर चला जाएगा, मतलब बाहर कम जा रहा और अंदर ज्यादा आ रहा। ठीक है, अंदर क्या आ रहा, जल की मात्रा अंदर ज्यादा आ रही, बाहर कम जा रही। इससे क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर जल चला जाएगा और जो कोशिका पहले इतनी थी वो फूल जाएगी। इस प्रकार यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में विलय में रखा जाए जिसमें बाहर जल की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता की ठीक बराबर हो, फिर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो अंदर आएगा जल और ना ही बाहर जाएगी। पड़ा ना, उच्च कोशिका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, क्योंकि दोनों बराबर है, अंदर भी उतने गया बाहर भी उतना आया, इसलिए इसको कह दिया अपन ने कि कोई गति नहीं होगी। इसी को अपन कहते हैं समपरासरी विलयन। कुछ नहीं हुआ इसलिए समपरासरी कहा। ठीक है, ठीक, अच्छा। जल कोशिका के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की मात्रा जो अंदर गई उतनी ही बाहर जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बताइए जो कि आपको, यदि कोशिका के बाहर जाने वाला, यदि कोशिका के बाहर जाने वाला विलयन कि घोल की सांद्रता अधिक है, बाहर ज्यादा अधिक सांद्रता का जा रहा है और जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर जाएगा, तो बाहर वाला विलयन अंदर के विलयन से अधिक सांद्र है, बाहर की सांद्रता ज्यादा, अंदर की सांद्रता कम, क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बाहर से फिर क्या आ जाएगा, ये परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ऐसे विलयन को कहते हैं अति परासरण दाबी, अति परासरण दाबी विलयन। ठीक, वैसे में क्या होता है कि पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, कोशिका से अधिक जल बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो जिससे कोशिका की बढ़ती, ज्यादा जल बाहर चला गया तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस स्थिति में कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसी को अपन अति परासरण दाबी भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर याद रखना है, संपरासरणी कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, और जब कोशिका फूल जाएगी तो उसे कहेंगे अपन अल्प परासरण। ठीक है, इन तीन चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल, ठीक है, जल गैसों के आदान प्रदान महत्वपूर्ण क्रिया निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका में अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर जाना भी विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो अंदर बाहर चीजें जा पा रही हैं
में किसकी आवश्यकता है अपन को? ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, इसको याद रखना, ठीक है। जिसको अपन ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। इसको लिख लो यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली ऐसे करके हेडिंग बना लो और उसमें लिखेंगे ये कैसी होती है? ये लचीली होती है, ठीक है, लचीली होती है। कार्य में करूँगा जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपिड और लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली की संरचना केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देख किससे सकते? केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक। आगे, कोशिका झिल्ली का लचीलापन। एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अतः अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो ये जो लचीलापन है ना, इसका कार्य क्या है? क्या कार्य करता है ये बाह्य वातावरण से, क्योंकि लचीली यदि तो वो अंदर भोजन अंदर जा सकता है, ठीक है। तो बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से भोजन, ठीक है, व अन्य पदार्थ, भोजन व अन्य पदार्थ क्या है? ग्रहण करने में सहायता, ग्रहण करने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली और बाकी ऊपर लिखी चुकी, इसको अपन वर्णनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और अपन क्या है लिख ही चुके हैं अपन, इसमें एक साथ यही कंबाइन कर लो। जैसे कि इसमें जो है विसरण द्वारा क्या होता? विसरण द्वारा, ठीक है, पदार्थ झिल्ली के अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इसी को अपन आर पार भी कहते हैं, आर पार जा सकते हैं, ठीक है। इसमें वो 2-3 पॉइंट और है कि जब जो है जो कोशिका में, ठीक है, जल की मात्रा ज्यादा होगी, अंदर जल की मात्रा ज्यादा होगी तो कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी। अच्छा, और जब कोशिका में जल की मात्रा जो है कम हो जाएगी तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। और एक चीज और, तो कोशिका में जल ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए, तो जल की मात्रा है बराबर रहे, बराबर रहेगी तो कोशिका में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। और ये जो बाह्य पदार्थों से, बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करना होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इस चीज को याद रखना, एंडोसाइटोसिस कहते हैं अपन इसको। जो ये बाह्य वातावरण से जो पारगम झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली जो बाह्य वातावरण से जो भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन? एंडोसाइटोसिस कहते हैं अपन इसको, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं अपन इसको? ये कहते हैं अपन इसको एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसको याद रखना। तो इतनी सारी चीजें हमें ध्यान रखना है कि किस किस से बने, लिपिड और प्रोटीन और वसा, इसको भी याद रखना, ठीक है। बस एक ही चीजें, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हमें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, इस चीज को और आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें एक बार में ही लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा अंगक हमको पढ़ना है इसके बारे में, जो दूसरा अंगक है वो हमें पढ़ना है इसके बारे में, कोशिका भित्ति पढ़ना है,
कोशिका भित्ति। अभी पढ़ने पड़े थे कोशिका झिल्ली, हमें पढ़ना है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो देखिए कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये होती है आउटर सेल, क्योंकि अपन ने कोशिका झिल्ली पढ़ी थी। ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली ऊपर पढ़ चुके, उसी को अपन कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो एक चीज याद रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में एक अलग से यहाँ पे बना लेते हैं, सारी चीजें कवर कर लेंगे। जैसे कि कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अपनी सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिका भित्ति के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता। ठीक है, कैल्शियम से ही बनी होती। अच्छा, ये पादप के आकार को प्रदान करती है। क्या करती है? पादप के आकार को प्रदान करती है। तो आकार को प्रदान, या आकार प्रदान करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसमें जो जब कोशिका झिल्ली में जो परासरण जो प्रक्रिया होती है, परासरण दाबी जो प्रक्रिया होती है उससे ये फटती नहीं। ठीक है, फटती नहीं, इसको याद रखेंगे। अच्छा, और इसमें क्या मिलता है वो अपन देख लेते हैं। सेल्यूलोज की बनी बहुत जटिल होती है, पौधों को संरचना दृढ़ता प्रदान करती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो उसका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवदर संकुचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मतलब कि जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होगी, तो पानी बाहर चला जाएगा कोशिका में से, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और जब कोशिका सिकुड़ जाएगी तो ये घटना कहलाती है जीवदर संकुचन। कोशिका खत्म हो गई, पानी बाहर चला गया, तो जीव द्रव में भी कमी आ गई। जब जीव द्रव में भी कमी आ गई तो हमने कह दिया इसी को जीव द्रव संकुचन। ठीक है, जैसे कि आगे वो कहते हैं कि जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। तो जीवित कोशिकाओं में ही होती है, डेड सेल में नहीं होती। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कहाँ का? पौधे, कवक और बैक्टीरिया, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कोशिका झिल्ली में इतनी चीजें। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखना। सेल्यूलोज बनी होती है, कैल्शियम भी होता है इसके बाद, यह दृढ़ आधार प्रदान करती है और परासरण द्वारा ये फटती भी नहीं है। और ये जो जीव द्रव संकुचन होता है, मतलब क्या, पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाने से कोशिका में संकुचन आएगा, और कोशिका में जो संकुचन आएगा उसे कहेंगे अपन जीव द्रव संकुचन। क्या कहेंगे? जीव द्रव संकुचन। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि जीव द्रव संकुचन क्या है। कुछ अजीब सा न लगे, यही है कि पानी बाहर चला जाता है कोशिका, सिकुड़ जाएगी। इस सिकुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन? जीव द्रव संकुचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, याद रखेंगे अपनी इस चीज को। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अब हमें बात करनी है केंद्रक की। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में देखिए, केंद्रक के बारे में देखिए। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? केंद्रक की भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, इसमें इनके पास स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है ये? इनके पास स्वयं का, इसके पास स्वयं का डीएनए होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। केंद्र के पास दोहरी झिल्ली भी होती। ठीक है, क्या होती? दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन होता है ये। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता। अच्छा,
इसके पास क्रोमोसोम्स भी होता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम होता है इसके पास। ठीक है, इस चीजों को, तीनों चीजों को याद रखना। खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। स्वयं का इसके पास डीएनए होता है, दोहरी झिल्ली होती है और क्रोमोसोम। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमको। ठीक है, तो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के कुछ आधार पर रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र में अधिक गहरे रंग प्रतीत होते हैं, कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के साथ अतिरिक्त सैफरिन मैथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। याद रखना, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन, सैफरोनिन और मैथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये अपना ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये अपने राइबोसोम है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी यहाँ पे स्मूथ भी होगी। ठीक है, एक खुरदरी होती है, एक चिकनी होती है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, याद रखना। ये देखो, याद रखो, ये एनिमल सेल के बारे में है। जो भी चीजें इसमें होंगी हम अंतर भी इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्मा भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है। याद रखेंगे, तंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी भी होती है, सेंट्रोइड भी होते हैं। तो हम जितनी चीजें होती है इसमें सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे, तो दोनों में मैच होगा। जिसमें जो नहीं होगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये जो है एनिमल सेल है इस साइड, और इस साइड प्लांट सेल है। ठीक है, जो दोनों में, इस दोनों में देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, केंद्रिकाएं है, क्रोमोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स दोनों में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या बच रहा है? जैसे कि हाँ, और अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की, रफ और स्मूथ, ये दोनों ही पाई जाती हैं। ठीक है, वॉक्यूल यहाँ भी पाती है, इसको कहते हैं पर रसदान। क्या कहते हैं? रसदान। यहाँ भी देखो क्या होती है, वैक्यूल्स होते हैं, रसदान। लेकिन एक चीज याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ ये दिख रही है, ये पादप सेल है। तो पादप सेल में क्या होता, पादप कोशिका में, प्लांट सेल में, ये जो रसदानी होती है ना, ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और जो जंतु कोशिका होती है उनमें ये रसदानियां क्या होती, कम होती। ठीक है, इसको याद रखना है। देखने से पता लग सकता है कि ये छोटी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितनी बड़ी 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 है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, बैक्टीरिया में भी क्या क्या होता है? बैक्टीरिया में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें भी क्रोमोसोम्स पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम्स पाया जाता है, इसमें मेसोसोम्स होता है एक। ठीक है, ये जो ये होते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े, ये ये पिली होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनमें भी कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया सेल की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, तो इतनी चीजों को भी याद रखना है कि इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक एक चीज और पाई जाती है, जैसे इसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, हरित लवक, समझ में आ जाएगा, जिसके कारण हरी चीज आती है। तो ये हरित लवक यहाँ पे पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि जब जंतु सेल जो है, पादप सेल, जंतु सेल, तो जो पादप सेल है उनमें खाना क्या होता, स्टार्च के रूप में रखा था। किस रूप में रखा था? स्टार्च के रूप में संचित होता। ठीक है, और जो एनिमल सेल होते हैं ना, एनिमल सेल, इनमें जो है, जो भोजन होता वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता। ठीक है, रूप में इकट्ठा होता। इतनी सारी चीजों को ध्यान रखना। जैसे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सॉरी, पादप कोशिका में, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति
यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इतनी सारी चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, अंतर डाल के लिख लो, जो भी करना है चीजें कर लो, याद रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक द्वारा अंदर कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर अंदर जा पाता है, बाहर जा पाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पहले लिखवा चुके हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय छुड़ाकर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम से अनुवांशिक गुण होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में जो माता पिता से डीएनए, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको भी याद रखें। अणु के रूप में संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या से बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, याद रखना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम जो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ठीक, डीएनए की खंड क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं अपन? जीन कहते हैं। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे अपन कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? ये जीन कहते हैं। इसको याद रखना। जो कोशिका में विभाजित नहीं हो रही उसमें डीएनए क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में बना रहता है। तो मतलब ये है कि जो कोशिका विभाजित नहीं होंगी तो उनमें डीएनए कैसा रहेगा? क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में जमा रहता है। और क्रोमोटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं का एक जाल पिंड होता है। तो कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली है तब क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाता है। कुछ जीवों में कोश की जन्म में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका भित्ति विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्व को निर्धारित करती है। साथ ही सजीव कोशिका की जो रासायनिक क्रिया होती है उसको क्या करती है? ठीक है, रासायनिक जो क्रिया उनको भी निर्देश देता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कुछ जीवों में केंद्र का क्षेत्र बहुत कम होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में हम देख चुके, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, केंद्रक अस्पष्ट भी होता है। केंद्रक क्षेत्र केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं है इसलिए उन्हें प्रो मतलब पहले। ठीक है, तो झिल्ली है नहीं तो जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होगी उन्हें कहेंगे प्रोकैरियोट। प्रो मतलब आदि, मतलब पूर्व, कैरियोट मतलब केंद्रक। तो जिनमें केंद्रक पूर्व हो मतलब पहले ना हो, मतलब केंद्रक ना हो, तो उन्हें कहेंगे अपन प्रोकैरियोट। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, इसी आकार दिया हुआ अंतर दिया है दोनों को। आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इसमें केंद्र का क्षेत्र जो होता है स्पष्ट होता है। इसमें भी पढ़ा है, केंद्र का क्षेत्र अस्पष्ट होता है। ठीक है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, इसे अपन केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ भरा होता है और इसे अपन केंद्रकाय कहते हैं। क्रोमोसोम एक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। कोशिका झिल्ली युक्त होता है। कोशिका झिल्ली मतलब झिल्ली युक्त है, यहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखिए। अंगक अनुपस्थित होता है, अंग उपस्थित होता है, तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखना है। अंगों को भी अनेक कार्य कोशिका द्रव में लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिक में होता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानकारी। अब हमें पढ़ना है कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में जानना है? कोशिका द्रव के बारे में जानना है। तो कोशिका द्रव एक बड़ा क्षेत्र है, मतलब जो कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव के बारे में भी यहाँ पे अलग से हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ, तो एक प्रकार का ये क्या है? तरल पदार्थ। होता कहाँ है? कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है,
ठीक है, अगला वीडियो। अच्छा, ये इसमें होता क्या क्या है? कोशिका द्रव में पानी, लवण, ठीक है, एंड प्रोटीन। और क्या होती है? प्रोटीन होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव, केंद्रक दोनों ही मिलकर जीव द्रव कहते हैं। तो जीव द्रव किसे कहते हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं अपन? जो कोशिका द्रव मिले, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों को हम कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? जीव द्रव। अभी पढ़ने पड़ा जीव द्रव की जो खोज है वो किसने की थी? जीव द्रव पर इसकी खोज की थी जेई फुर्किंजी ने। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, जेई फुर्किंजी। अच्छा, कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं भैया। कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवाणु के गुण तब तक लक्षित नहीं होते तक ये किसी शरीर में प्रवेश नहीं किया जाता। तो जानते हैं ना कि जैसे वायरस कब तक बाहर उसको कोई अस्तित्व नहीं, तो वो किसी पर जाएगा नहीं, तब तक वो जीवित नहीं होता। तो उसी प्रकार की बात है, ठीक है। आगे कोशिका अंगक, ठीक है। हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया है। केंद्रक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के बाद हमने पढ़ लिया है केंद्रक के बारे में। केंद्र के बाद हमने पढ़ लिया है कोशिका द्रव के बारे में, ठीक है, जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, और कोशिका भित्ति के बारे में ही पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। तो चार चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में अंतर भी हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर भी डिवाइड करके पढ़ लिया अपन, तो उस चीज को भी ध्यान रखना। अच्छा, कोशिका अंदर जो क्या है, कोशिका प्रत्येक कोशिका चारों में झिल्ली होती है, जिसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग है। बड़ी जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि भी जटिल संरचना का कार्य को दोहरा सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक गुण होता है, जिन्हें उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि पिछले हमने पढ़ा कि क्या कि अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानी कोशिका अंगों का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन पर हम विचार करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण, ठीक है। अच्छा, तो हम इसके बारे में जैसे कि एक थोड़ी देर पहले चीजें देखी थी, ये नहीं है वो, ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये अपन ने देखा था, देखिए ये किसी भी कोशिका के अंदर इतनी सारी चीजें, ये अंगक होते हैं, इन अंगों को हमको देखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे कि ER अंतःद्रव्यीय जालिका, तो ये अंतःद्रव्यीय जालिका जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये 2 टाइप्स की, एक है रफ और एक है स्मूथ, ठीक, ठीक है। स्मूथ में क्या होती है कि चिकनी होती है, ये जो दरदर है आपको दिख रहा है, ये खुरदी, ये खुरदी है, और खुरदी किसी कारण होती है, राइबोसोम की चीज होती है, राइबोसोम लगा होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अंतःद्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त है, ये भी ध्यान रखना, झिल्ली युक्त नलिकाओं का सीट है, बहुत बड़ा खुला तंत्र है। ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये नलिका है, ये प्रकार की नलिकाएं दिख रही है, ये क्या दिख रहे हैं? नलिकाएं दिख रही हैं, ठीक है। इन नलिकाओं का एक बहुत बड़ा खुला तंत्र क्या है, देखोगे तो आप ज्यादा समझेंगे कि नलिकाओं का खुला हुआ क्या है, तंत्र है, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, ये ऐसे एक प्रकार का बना हुआ है, ऐसे गोल गोल, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है सिस्टर्नी, ठीक है।
इस चीज को ध्यान में क्या कहेंगे, सिस्टर्न। कोई ये खाली जगह दिख रही है इसको कहा जाता है सिस्टर्न स्पेस। ठीक है, याद रखना। और ये जो डॉट लगे हुए हैं, ये 430 में, इसको कहते हैं, ये राइबोसोम होता है। तो इसको चीजों को ठीक है याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये रफ के लिए होगी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया। ठीक है, अच्छा। अब है स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है कि लिपिड अणुओं बनाने में सहायता करती है। ये कोश की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार कुछ झिल्ली जनन कहते हैं। कुछ प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ER एक इस प्रकार ER क्या है, देखो एक मिनट और यहाँ पे काम कर लेते हैं, पर फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ER के बारे में पूरे लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ये एक झिल्ली युक्त खुली नलिकाओं का क्या है, तंत्र है। खुली नलिकाओं का जाल है या तंत्र। ठीक, आगे। ठीक है, इसकी खोजकर्ता भी लिख लो आप, खोज भी बहुत जरूरी है। इसने खोज करी थी क्लाउड एंड पॉटर। क्लाउड एंड पॉटर, क्लाउड एंड पॉटर द्वारा भी इनकी खोज करी गई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों का केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना, मतलब जो पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन करना। ठीक है, ER कोशिका में कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का निर्माण भी करते हैं। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी को कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। यकृत की कोशिकाओं में SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निरावशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये भी SCR का एक काम। अब पढ़ेंगे अपन गोल्गी उपकरण के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी उपकरण के बारे में। क्या कहते हैं गोल्गी उपकरण, क्या है ये, तो देखिए गोल्गी उपकरण जो कैमियो गोल्गी करके एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा इसका खोज किया गया था। गोल्गी उपकरण कैमियो गोल्गी करके नाम है, तो गोल्गी याद रख लेंगे तो याद बना रहेगा, कैमियो गोल्गी। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है क्या कि ये भी झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का जाल है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, जाल है। गोल्गी उपकरण को अपन ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो पदार्थों का परिवहन, संचयन, पैकेजिंग, मतलब भंडारण, ये सारी चीजें क्या करता है इसलिए सो अपन इसको ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, और गोल्गी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम को भी बनाता है। लाइसोसोम को भी क्या करता है, बनाता है। इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये इतनी चीजें हमें गोल्गी उपकरण के बारे में जानना बड़ी जरूरी है। अपने सिस्टर ने लिख ही लिया, वो तरीके होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। गोल्गी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमियो गोल्गी ने दिया था। गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी है, जिन्हें कुंडलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो झिल्ली युक्त पुट्टिकाएं होती है जिन्हें अपन कुंडलिका कहते हैं, कुंडलिका। ठीक, इन झिल्लियों का संपर्क ER से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और इसलिए जटिल कोशिका तंत्र दूसरे भाग को बनाते हैं। ठीक,
ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं और अन्य कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में पट्टिका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना, पैकेजिंग करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सामान्य जो ग्लूकोज होता उसको कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज बनाती है। और गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को सारी चीजें हमने यहाँ पे आपके में लिख दी हैं। ये सीधे सीधे आप लिखते चले, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतने में काम हो जाना है उसमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। अच्छा, तो ये लाइसोसोम के बारे में, वो सॉरी ये पादप कोशिका के बारे में देखिए। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसमें है, उसमें भी है। ठीक है, कोशिका द्रव्य है, हरित लवक इसमें अकेला पाया जाता है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। राइबोसोम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कोशिका भित्ति होगी, बाह्य कोशिका होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी, केंद्रीय झिल्ली होगी, गोल्गी उपकरण होगा जो कि पढ़ रहे हैं। ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होगी, हरित लवक होगा, पहले यहाँ लिखवा दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और राजधानी भी होगी। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ राजधानी ज्यादा बड़ी होती है और जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती है। आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, PPSC या शायद जो UPSC उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजधानी के बारे में 2 सेंटेंस थे, 2 वाक्य थे और उनको बताना था। ठीक है, राजधानी के बारे में। तो इस चीज की चीजें आई हुई है, चीजें हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब जो लाइसोसोम बनाया था उसके बारे में पढ़ना। लाइसोसोम कौन बना रहा था अभी? गोल्गी उपकरण ना, गोल्गी। तो उसके बाद है क्या, ये देखो, तो लाइसोसोम के बारे में, तो ऐसी लाइसोसोम यहाँ बना लेंगे हम। और लाइसोसोम के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। खोज किसने करी थी? सबसे पहले खोज क्रिस्टिन डी डवे करके एक वैज्ञानिक है। ठीक है, क्रिस्टिन डी डवे। ठीक है, 1950 में जो है इसको देखा था, खोज की थी। इसे अपन आत्मघात की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघात की थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आत्मघात की थैली कहते हैं क्योंकि जो मरी हुई सेल कोशिका होती है उनको यहीं पे दफन हो जाती है, मतलब उसमें। तो इसे आत्मघात की थैली का इसको अपन सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफाई कर्मी भी कहलाते हैं ये। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो माध्यम होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है, इस चीज को भी याद रखना है। अच्छा, अंतःकोशिका पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय क्या होता है? पाचन। तो कोशिकाओं का पाचन होता है, इसी कारण इसे अपन सफाई कर्मी समझ लो, या इसी कारण इसे अपन आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना, सिंगल मेम्ब्रेन, एकल भित्ति, एकल झिल्ली। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, इसमें बड़ी कोशिकाओं का, इसमें जो बड़े अणु होते हैं, बड़े अणुओं का विखंडन होता, इसमें होता है बड़े अणुओं का विखंडन, छोटे अणुओं में डूब जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी सारी चीजें हमें ये लाइसोसोम के बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके चयापचय पढ़ लिया अपन ने, वैधानिक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, निरत हो जाती है, तो इसे लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए इसे कोशिका लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली घिरी होती है जिसमें एक पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंजाइमों को बनाते हैं, RER एंजाइम को बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में, ये केमियोगोल्गी के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया।
पूछा हुआ है तो ये देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। जीवन के लिए रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो एटीपी का पूरा नाम याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है ये भी देख, कोशिका की ऊर्जा क्या है, एटीपी के रूप में नापते हैं। ठीक है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, दोहरी झिल्ली होती है, बहुत अधिक बलित होती है, मतलब भीतरी झिल्ली बलित होती है। देखिए आपको ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है कि ये बहुत ज्यादा द्विबलित है। ठीक है, इन द्विबलित को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ क्रिस्टे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये बलित संरचना होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ लिख ही लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं अपन, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका का बिजली घर। दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, राइबोसोम भी होता है, इसका याद रखेंगे। ठीक, राइबोसोम पाया जाता। अच्छा, प्रोटीन होता, कोशिकीय श्वसन भी पाया जाता है इसमें। कोशिकीय श्वसन भी पाया जाता। अच्छा, दोहरी झिल्ली होती, क्या होती, ठीक है, प्रोटीन बनाता ना, कुछ प्रोटीन बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन बनाता, राइबोसोम होता, डीएनए होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोहरी झिल्ली दो झिल्ली होती है। एक पहली झिल्ली होती है, पहली होती छिद्रित, पहली झिल्ली होती छिद्रित। दूसरी झिल्ली होती जो है, जो दूसरी झिल्ली होती है बलित। कैसी होती, बलित। इन बलित संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। बलित संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, इसका इसके मतलब ये इसके पास कैल्शियम भी होता। ठीक है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, एक चीज, एक फैक्ट याद रखना, तो जो आरबीसी है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इतनी सारी चीजें हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, इसके पास डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, प्रोटीन पाया जाता है, कोशिकीय श्वसन होता है, दोहरी झिल्ली होती है, ये अपना कैल्शियम भी कंटेन करता है, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। दोहरी झिल्ली दो प्रकार में, एक होती छिद्रित, एक होती बलित। बलित को कहते हैं अपन क्रिस्टे कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये मिल गया हमें प्लास्टिक। हम प्लास्टिक के बारे में जानना है। प्लास्टिड है क्या, ये केवल याद रखना, ये केवल पादे का कोशिका, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिखाता है दोनों में प्लास्टिक पाया था, गलत है। हरित लवक कहते हैं अपन, हरित लवक, याद है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमो मतलब रंगीन, ल्यूको मतलब श्वेत या रंगीन। ठीक है, तो मतलब जो प्लास्टिड हो गए टू टाइप्स, क्रोमो। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगीन। ठीक, अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है, अपन ने पढ़ा भी अभी थोड़ी देर पहले। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया था। किसमें पाया जाता, पादप कोशिकाओं में पाया जाता। ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता, इसको याद रखें, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता। अच्छा, इसकी खोज किसने करी थी, अर्नेस्ट हैकल करके, ई हैकल। ठीक है, जिन्हें अपन पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखना।
अच्छा, ठीक है, इतनी चीजें, इस सारी चीजों को ध्यान रखना। किस किस का ये इसका कार्य क्या है? संचयन करना। ठीक है, कार्य क्या है इसका? संचयन करना। क्या संचयन करना? ठीक है, स्टार्च, तेल, प्रोटीन, इन सारी चीजों को क्या करना? संचयन करना। प्लास्टिड की बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए होता है इसके पास। क्या होता है? डीएनए होता है। पूछा जाता कि किसने निम्न में से किसके पास डीएनए नहीं है? ठीक है, इसके पास राइबोसोम होता। ठीक है, इसे अपन रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें किसमें याद रखनी पड़ेंगी? इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, प्लास्टिड के बारे में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये तो चलिए, कोई बात नहीं, इसको अलग कर देते हैं अपन। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजों को हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं और क्या क्या हुआ है, क्या क्या बचा है। चलिए, तो भैया ये आगे देखते हैं अपन। अरे स्टक कर रहा है। चलिए, तो हमें आगे देखना है। अब हमें राजधानियों को ध्यान रखना है, इन्हें अपन वॉक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? जिन्हें अपन वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। तो राजधानियों के बारे में भी हमें लिखते चलना है। तो ये सब चीजें हम लिख लेंगे तो इम्पोर्टेंट हो ज्यादा दिक्कत नहीं है। राजधानियां, अच्छा, ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां क्या है? ये ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां। ठीक है, राजधानी में होता क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव क्या भरा होता है? कोशिका द्रव भरा होता है। जंतुओं में क्या होती है? जंतुओं में जो कोशिका, जो राजधानी होती, जंतुओं में जो राजधानी होती वो छोटी होती, और जो पादप होती, पादपों में जो राजधानी होती वो बड़ी होती। ठीक है, और वो कहते हैं कुल पौधों कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप जो 50 से 90% तक हो सकती है। पादप कोशिका में राजधानियों को कोशिका द्रव भरा होता है। ये कोशिकाएं इस स्फीति पर कठोरता प्रदान करती है। तो ये करती क्या है? ये कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, कठोरता प्रदान करती है। पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ राजधानी में होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन है। ये क्या है? अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, सब कुछ प्रोटीन। ये कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा में खाद्य राजधानी में उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थों होते हैं। तो राजधानी में क्या होता है? खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियों के अतिरिक्त जल, कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की भी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस इतने राजधानी के बारे में ध्यान देना। प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है, जिसके लिए भी विशिष्ट कार्य करते हैं। श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाने वाले आदि। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचना इकाई है। तो कोशिका ध्यान रखना, सजीवों की मूल संरचना इकाई। ठीक है, यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। इन सारी चीजों को, इतनी चीजों को याद रखना। अच्छा, पादप जंतु कोशिका में अंतर नहीं है, कहीं लगा दिया है, इसको भी अच्छे से देख लेना।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी आवरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली बाहरी। पादप कोशिका में लवक नामक कोशिका जिसे अपन हरित लवक कहते हैं होते हैं, वे जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होते। पादप कोशिकाओं की रसधानी अपेक्षाकृत बड़ी होती है, लिखवा चुके हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है। भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो ये अंतर भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, ये हमारा 5th लेसन यहाँ पे एंड होता है। अब की बार क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन भी लगा दिए जाएंगे, तो जैसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अंदाजा लगता चला जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। लेसन 5 आपको लेसन 6 मिलेगा, और जरूर बताइए कैसा लगा और किस तरीके की और क्या कमी है और क्या आप चाहते हैं वो भी हमें बताइए कमेंट में लिख के, इस तरीके से हम आगे उसी तरह की क्लासें आपके लिए ला सकें। ये अब नियमित समय पे होने वाली है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डेली शाम को 6 बजे, चाहे थोड़ा कुछ भी मिले आपको, इससे मिलता रहेगा, तो डेली शाम को 6 PM ये आपको वीडियो मिल जाया करेगी। 6 PM या 6:10, बस इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये इतने टाइम में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो ये डेली का है, अब याद रखिएगा। लेसन 5 हो चुका है, लेसन 6 और टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ऊतक के बारे में पढ़ना है, तो ऊतक भी अपन आराम से इसी तरीके से पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को डिटेलिंग से किया है। ठीक है, याद रखिए। चलिए मिलते हैं फिर, है ना, और सब चीज़ें फिर आगे देखते हैं किस तरीके से हमको कवर करनी है। ठीक है।